Hello, my dear students. Welcome to City Online Classes. Today, the topic of discussion is concept of ostensible honor, essential condition for application of Section 41 of Transfer of Property Act 1882, and impact of prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. In this lecture, we will discuss on the following heads. First, meaning and concept of ostensible honor. Second, transfer by ostensible honor, Section 41, bare provision, its object, basis of the section, essential element, exception, and relevant case laws. And lastly, impact of prohibition of Benami Property Transaction Act in respect of Section 41 of Transfer of Property Act. So, first, so what is ostensible honor? The ostensible honor, there are two words, ostensible and honor. तो ostensible means something that appears to be true. तो ये ostensible honor मतलब दृश्यमान स्वामी होता है. तो दृश्यमान स्वामी में दृश्यमान का तात्पर्य जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो होता है, जो सही दिखता है. Honor means, as you know, कि a person who have bundle of rights in a property, वो honor होता है. So ostensible honor means a person who has all the indication of ownership in a property. He looks like the owner of the property. He have the possession of the property. He may have his name is entered into the public records. But he just a ostensible owner, not the real owner. He only carries or fulfill the desires and wishes of the real owner. Real owner, a person who invested the money, who purchased the property, who intended to purchase the property, who take the beneficial parts from the property. तो ये रियल ऑनर होता है. तो इस तरीके से ये रियल ऑनर और ऑस्टेंसिबल ऑनर का कंसेप्ट बहुत पहले से है. चूँकि लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए पहले से ही फैमिली मेम्बर्स और जो भी लोग होते थे उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करते थे, प्रॉपर्टी परचेज करते थे. अब ये जो प्रॉपर्टीज सोशल सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है, कुछ गुड इंटेंशन के साथ हो सकता है, कुछ बैड इंटेंशन के साथ हो सकता था या होता है. गुड इंटेंशन मीन्स कि आप सपोर्टेड फिड्यूशरी कैपेसिटी में आपने परचेज किया, या आपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे परचेज किया, आपने जैसे कि ट्रस्ट है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो प्रॉपर्टी परचेज हुई है, उस कंडीशन में दूसरे के नाम पे परचेज हुई है. या हो सकता है कि आपने जो बैड इंटेंशन था, इविल इंटेंशन में, कि आपने ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, आपने इनकम टैक्स से, जो टैक्सेस से बचने के लिए, आपने अपने लाइबिलिटीज को कम करने के लिए प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे परचेज किया. तो दोनों चीज़ें हैं. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडवांसमेंट या आइडिया ऑफ डुअल ओनरशिप. तो पहले सिंपली बिफोर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट सेक्शन 41 डील करता था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का. तो अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 41 जो कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, मींस ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर. तो बेयर प्रोविजन सेक्शन 41 का अगर जो देखा जाए तो सीधे सीधे कहता है वेयर विथ consent express or implied of a person's interested in a immovable property, a person is ostensible owner of such property and transfer the same for consideration, and such transfer shall not be voidable on the ground that the transferor was not authorized to make it. तो अगर जो बेयर प्रोविजन की देखा जाए तो कहता है कि अगर जो दृश्यमान एक व्यक्ति है जो रियल ऑनर है, वास्तविक स्वामी है, उसके सहमति से, उसके कंसेंट से, चाहे एक्सप्रेसली हो, चाहे विभक्त हो, चाहे विवक्षित हो, एक अचल संपत्ति पे
एक वास्तविक स्वामी दिशमान स्वामी को वो क्या कहता है, सहमति देता है, और उसके बाद उस दिशमान स्वामी ने उस संपत्ति को विक्रय कर दिया, उस संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया है, अंतरण कर दिया है, प्रतिफल सहित अंतरण किया है। तब इस आधार पे वो अंतरण शून्य नहीं होगा कि ऐसे दिशमान स्वामी के पास ऐसा प्राधिकार नहीं था अंतरण करने का। तो ये बेयर प्रोविजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रॉपर्टी में एक जनरल प्रिंसिपल है, नेमो डॉट क्विड नॉन हैबिट। इट मीन्स कि नो वन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ पॉजेज। जो सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट या टीपीए सेक्शन 7 सीधे सीधे कहता है कोई भी ऐसा पर्सन जो ओनर नहीं है, जो इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट मीन्स ट्रांसफर मस्ट बी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, और उतने एक्सटेंड तक और उतने ही अंडर द सर्कमस्टांसेज वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो हाउ इट इज ए पॉसिबल कि एक पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, वो रियल ऑनर है और एक ऑस्टेंसिबल ऑनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे? तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है समहाउ। सेक्शन 41 इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरल प्रिंसिपल। सेक्शन 41 में ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑथराइज है ट्रांसफर करने के लिए। क्यों ऐसा रूल क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया? तो चूंकि सेक्शन 41, द बेसिस ऑफ द सेक्शन 41 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी पे, साम्य पे, अंतरिति के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस सेक्शन में इस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोनाफाइड ट्रांसफरी। फिर सेकेंड जो इसका बेसिस है, तो बेसिस ऑफ इक्विटी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करते हुए ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और थ्रू बाय स्टॉपेल मिस्टर रियल ऑनर को बाउंड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा कि अब आप डिनाई नहीं कर सकते। एज यू नो, रूल ऑफ स्टॉपेल इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, which says that where a person by his declaration or act permits another person to believe a thing to be true। ठीक, अगर जो कोई व्यक्ति है, अगर जो ये अपने प्रवंजना से किसी अन्य व्यक्ति को किसी चीज में विश्वास पैदा करता है और वो अन्य व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है, then subsequently he shall not deny allowed to be deny। बाद में वो व्यक्ति यानी रियल ऑनर फिर डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कुछ विश्वास दिलाया था या मैंने ऐसे कुछ प्रवंजना की थी। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, यानी स्टॉपेल का जो डॉक्ट्रिन है अप्लाई होते हुए रियल ऑनर को बाउंड करता है कि अब आप डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाय योर कंसेंट मिस्टर ऑस्टेंसिबल ऑनर ने अपनी अथॉरिटी को होल्ड किया था। तो ये बेयर प्रोविजन है। तो इसेंशियल्स देखते हैं। तो इसेंशियल में पहली बात तो ये आ जाता है, देयर मस्ट बी टू ऑनर, वन इज रियल ऑनर एंड सेकेंड वन इज ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो अब ये रियल ऑनर और ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होगा? तो अब जैसे कि आफ्टर द बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसमें डिफाइन कर दिया गया है 210 और 212 में, बेनिफिशियल ऑनर इज ए रियल ऑनर हेयर एंड द बेनामीदार इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो फिर भी एक केस आता है जयदयाल वर्सेस बीबी हजरा 1974, सुप्रीम कोर्ट कुछ उसमें गाइडलाइंस इशू करता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या था कि वेदर ए पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ऑनर और नॉट, तो कुछ फैक्ट्स को कंसीडर करना होगा। कुछ चूंकि ये फैक्ट सब्जेक्टिव है, कुछ सर्कमस्टांसेज हैं, तो इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा कोर्ट्स को। तो पहली चीज़ है कि सोर्स ऑफ परचेज देखना होगा कोर्ट्स को कि
फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर ए पर्सन ऑस्टेंसिबल ऑनर रियल ऑनर, सोर्स ऑफ परचेज क्या है, किसके पैसे से प्रॉपर्टी को परचेज किया गया था, जिसके पैसे से परचेज किया गया था वो रियल ऑनर होगा, और जिसके नाम पे परचेज किया गया है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर होगा। फिर दूसरी चीज़ देखना होगा नेचर ऑफ पोजेसन क्या है, यानी सपोर्टेड प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो पोजेसन किसके पास है उस प्रॉपर्टी का एक्चुअली में, तो ये भी देखना पड़ेगा आफ्टर द परचेज। क्या ऑस्टेंसिबल ऑनर है, तो जाहिर सी बात है ऑस्टेंसिबल ऑनर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा होगा। फिर हम लोग को देखना होगा मोटिव ऑफ परचेज, कि उस परचेज करने का मोटिव क्या था। कहीं जो सेक्शन 29 के एक्सेप्शंस में आते हैं, फिडुशरी कैपेसिटी हो या जो एक्सेप्शंस है वाइफ या चाइल्ड के नाम पे हो या सिस्टर्स के नाम पे, ब्रदर के नाम पे हो, जो भी डिस्क्लोज अर्निंग करके परचेज की गई है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, गुड इंटेंशन के साथ बोनाफाइड लिख किया गया है, तो ये भी हो सकता है। तो बेनामी ट्रांजेक्शन एज उन नो की नहीं माना जाएगा। बट हो सकता है कि टैक्सेस से बचने के लिए, लाइबिलिटी से बचने के लिए, ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी परचेज की गई हो, तो इसलिए मोटिव को देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद देखना होगा रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, उनके बीच में रिलेशन क्या है, यानी रियल ऑनर ऑस्टेंसिबल ऑनर के बीच में रिलेशन कैसा है। क्या वो ऐसे रिलेशन में है, फिडुशरी कैपेसिटी में है, या फैमिली रिलेशन में है कि वहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखना होगा कि अल्टीमेटली जो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है आफ्टर द परचेज वो क्या है, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल कौन रखा हुआ है, उसको होल्ड कौन किया हुआ है, उसका मैनेजमेंट किसके थ्रू हो रहा है, तो ये भी देखना होगा। और लास्टली कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी टाइटल डीड्स है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, उसके कस्टडी को भी देखना होगा कि क्या कस्टडी उस पेपर्स का पोजेसन किसके पास है, कंट्रोल उस पर किसके पास है। तो इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे फैक्ट को कोर्ट कंसीडर करेगा फॉर द डिटर्मिनेशन वेदर द पर्सन इज रियल ऑनर ऑस्टेंसिबल ऑनर। क्योंकि सेक्शन 41 के एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी किसके थ्रू ट्रांसफर हुई हो, ऑस्टेंसिबल ऑनर के थ्रू प्रॉपर्टी अंतरित हुई, यानी दिस्मान स्वामी के द्वारा संपत्ति को अंतरण किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 41। तो इसेंशियल एलिमेंट फर्स्ट थिंग इज दैट कि देयर मस्ट बी टू ऑनर, एक वन इज द रियल ऑनर एंड सेकेंड वन इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर। रियल ऑनर के कंसेंट से, चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, विद द कंसेंट ऑफ द रियल ऑनर, ऑस्टेंसिबल ऑनर ने ऐसी अथॉरिटी होल्ड की हो। अब आता है जैसे कि केस आता है आपका राम कुमार वर्सेस मकीन का, कि इसके अकॉर्डिंग कंसेंट जरूरी है, एक अथॉरिटी देना जरूरी है कंसेंट से। सपोज दैट अगर जो अथॉरिटी ना दे के कोई स्पेसिफिक पर्पस से टेम्पररी कंट्रोल दिया गया हो प्रॉपर्टी पे, तो वो ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं होगा। सपोज दैट कि कर्ता को अथॉरिटी दी गई है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कि वो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है, ट्रस्टी को दे दी गई है, एक एजेंट जो प्रोफेस्ड होता है, सपोर्टेड कि माइनर के गार्जियन के पास राइट है माइनर की प्रॉपर्टी मैनेज करने का, दे आर नॉट दी ऑस्टेंसिबल ऑनर। जो भी बहुत सारे केसेस जाते हैं इन पे, तो टेम्पररी कंट्रोल अगर जो दिया गया है प्रॉपर्टी पे, तो वो ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं होते। ऑस्टेंसिबल ऑनर के लिए परमानेंटली उनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई हो या उनके थ्रू प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया हो और इंडिकेशन हो ओनरशिप का, यानी सारे राइट्स वो इंजॉय करते हो, तो उस कंडीशन में वो ऑस्टेंसिबल ऑनर होंगे। फिर दूसरी चीज़ जो थर्ड इसेंशियल है कि सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इमोरल प्रॉपर्टी है। एज यू नो कि 226 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूड होते हैं, बट इन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो ये डिफिनेशन है सेक्शन 41 का, उसमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इमोरल प्रॉपर्टी आती है। फिर द ट्रांसफ़र मस्ट मेट फॉर द कंसिडरेशन,
यानी सेक्शन 41 ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को तभी प्रोटेक्ट करेगा जब ट्रांसफर क्या हुआ हो, विथ कंसिडरेशन हुआ हो। अगर जो विदाउट कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन पेड नहीं है बाय द ट्रांसफरी, तो उस कंडीशन में सेक्शन 41 और इक्विटी ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो अब बात आती है कि जो क्लेम होगा कि आई एम द रियल ऑनर और यू आर ए ऑस्टेंसिबल ऑनर, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है विदाउट कंसिडरेशन हुआ है या कोल्यूजन है ट्रांसफरी और ऑस्टेंसिबल ऑनर में, अगर जो ऐसा कोई भी क्लेम किया जाता है रियल ऑनर के थ्रू, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? रियल ऑनर के ऊपर रहेगा। ठीक। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर जो बेनिफिशियरी जो यानी अल्टीमेटली ट्रांसफरी जो है वो ट्रांसफरी अगर जो बोनाफाइड नहीं है, तो इट मीन्स ट्रांसफरी ने रीजनेबल एक तरीके से क्या नहीं किया, इंक्वायरी नहीं किया, असरटेन नहीं किया प्रॉपर्टी के बारे में, अथॉरिटी के बारे में ऑस्टेंसिबल ऑनर के, उस कंडीशन में सेक्शन 41 ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ट्रांसफरी मस्ट विदाउट नोटिस। अगर जो विथ नोटिस है, अगर जो उसने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो नहीं किया, रीजनेबल इंक्वायरी नहीं किया, या उसके पास उसका कोल्यूजन था किसके साथ, मिस्टर ऑस्टेंसिबल ऑनर के साथ, तो उस कंडीशन में सेक्शन 41 प्रोटेक्ट नहीं करेगा उसके इंटरेस्ट को। और नेक्स्ट, विदाउट कंसिडरेशन अगर जो ट्रांसफर किया गया तो उस कंडीशन में भी कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी रियल ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा रेदर देन दी ट्रांसफरी। तो इस तरीके से सेक्शन 41 चीज़ें हैं जो इसेंशियल एलिमेंट्स है जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। अब चूँकि टॉपिक है कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो इम्पैक्ट है ऑन दिस सेक्शन 41 वो क्या है, तो व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन, व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, पार्टीज कौन होते हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे चूँकि बात आती है कि सपोर्टेड की ये हो सकता है कि मिस्टर जो रियल ऑनर हो, जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है दूसरे के नाम पे, यानी बेनिफिशियल ऑनर ने बेनामीदार के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की है, अब उस प्रॉपर्टी में वो क्लेम करना चाहते हैं, कुछ राइट्स इन्फोर्स कराना चाहते हैं, तो क्या अलाउ किया जाएगा? तो एज पर सेक्शन 4 सीधे सीधे प्रोहिबिट करता है कि राइट अगेंस्ट जो राइट टू रिकवरी है उसको प्रोहिबिट करता है कि अब बेनिफिशियल ऑनर कोई भी सूट, कोई क्लेम, कोई एक्शन अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी विच हेल्ड टू बी बेनामी, ऐसे सब्जेक्ट मैटर को जो बेनामी डिक्लेयर हो चुका है या बेनामी हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसमें इन्फोर्समेंट के लिए ना बेनामीदार के अगेंस्ट में, ना कोई भी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, उनके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करेंगे, कोई क्लेम करेंगे, कोई भी एक्शन एंटरटेन नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिट करता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, तो फर्स्ट थिंग इज डैट की सपोर्ट डैट कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग टीपीए, अगर जो सपोर्ट डैट की रियल ऑनर ने प्रॉपर्टी परचेज की ऑस्टेंसिबल ऑनर को, और ऑस्टेंसिबल ऑनर ने प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया या एक कोल्यूजन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो रियल ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता था टीपीए में। बट यहाँ पे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब ये सीधे सीधे क्लियर कर दिया गया है कि ऑस्टेंसिबल ऑनर, बेनामीदार, इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज ए रियल ऑनर, अब वो रियल ऑनर ट्रीट होगा। तो बात आती है कि जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व होते हो, आप चाहे बेनामीदार हो चाहे आप बेनिफिशियल ऑनर हो, तो आप वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और उस प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है जो भी प्रोसीजर्स हैं 27, 26, 28 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेनामी प्रॉपर्टी, जब उसको अटैच की जा सकती है और उस पर अप टू
7 ईयर इम्प्रिजमेंट है, 25% फाइन है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 सब क्लास 2 और सेक्शन 53। इस पर पनिशमेंट भी इम्पोज कर दिया गया है। तो ये ऑस्टेंसिबल ऑनर को एक तरीके से रियल ऑनर कैसे डिक्लेयर कर रहा है। और तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि एज यू नो कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में हम लोगों ने सेक्शन 2(9) के एक्सेप्शंस पढ़ा था। तो जो एक्सेप्शंस में अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है सपोर्टेड चाइल्ड को या फिडुशियरी कैपेसिटी में और उन लोगों को, तो उस कंडीशन में उस ट्रांजैक्शन को पनिश मीन्स उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। मीन्स वो सारे पर्सन्स इंजॉय करेंगे जस्ट लाइक ए रियल ऑनर। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यानी सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट कर दिया जाएगा अब ऐसे बेनिफिशियल ऑनर को कि आप सूट क्लेम मत करो किसी राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। सेम वे सब क्लास 2 जो है सेक्शन 4 का, वो कहता है कि कोई भी डिफेंस, कोई भी अगेंस्ट दी पर्सन जो भी है आपका जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है या उसके अंडर में जो क्लेम करता है, कोई भी डिफेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 6। सपोर्ट दैट जो प्रोसीजर है 27 का, अगर जो नोटिस इशू हो चुका है बेनामीदार को कि सो कॉज नोटिस इशू हो गया कि आप बताओ कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेनामी डिक्लेयर किया जाए और क्यों नहीं ये प्रॉपर्टी अटैच किया जाए और क्यों नहीं आपको पनिशमेंट दिया जाए। तो बेनामीदार चाहेगा कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे, रीट्रांसफ़र कर दे टू दी बेनिफिशियल ऑनर कि आप अपनी प्रॉपर्टी ले लो, मैं हो सकता है मुझे मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए, मुझे पनिशमेंट दे दिया जाए, तो रीट्रांसफ़र करना चाहेगा। बट सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि बेनामीदार अब उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफ़र नहीं कर सकता टू दी बेनिफिशियल ऑनर या किसी भी अदर पर्सन को। सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 सीधे सीधे कहता है कि कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र नल एंड वाइड होगा, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर जो करता है ट्रांसफ़र तो वो क्या होगा, प्रारंभतः शून्य होगा। फिर लास्टली जो सेक्शन 6 का जो 3rd क्लॉज है वो एग्जेम्पशन देता है सेक्शन 190 जो आपका था फाइनेंस एक्ट जो था 2016 में अरुण जेटली जी लाए थे स्कीम कि जो भी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी 1 नवंबर के पहले जो भी प्रॉपर्टी जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, अगर जो वो डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो उस कंडीशन में उनको कुछ एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। तो वो स्कीम के अकॉर्डिंग उनको कुछ एग्जेम्पशन है, इसीलिए सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 इसमें इंसर्ट किया गया। तब इस तरीके से सेक्शन 41 नाउ इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। इट मीन्स कि अब कोई भी ऑस्टेंसिबल ऑनर, अगर जो रियल ऑनर ऑस्टेंसिबल ऑनर के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो ऑस्टेंसिबल ऑनर इज ट्रीटेड एज ए रियल ऑनर। अगर जो एक्सेप्शंस में आते हैं तो अदरवाइज ऐसा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट किया गया है और उस पर पेनाल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। ओके, थैंक्स।